गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। किसके बारे में? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये जो केमिस्ट्री हम लोग का है इसमें 3 पार्ट किया हुआ है। कैसा 3 पार्ट? एक है ऑर्गेनिक, दूसरा है फिजिकल और एक है इनऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक किसे कहेंगे? तो जो यौगिक है उस यौगिक को 2 भागों में बांटा गया। किस तरह का 2 भागों में बांटा गया? एक वैसे यौगिक जिसमें एक मुख्य घटक के रूप में कार्बन होगा। मुख्य घटक के रूप में क्या होगा? कार्बन होगा। और कार्बन के अतिरिक्त, मतलब सिर्फ कार्बन से तो यौगिक नहीं बनेगा। यौगिक बनने के लिए कम से कम 2 या 2 से अधिक भिन्न भिन्न प्रकार के तत्व चाहिए। तो कार्बन होगा, कार्बन के साथ साथ और कौन रहेगा? हाइड्रोजन रह सकता है, ऑक्सीजन रह सकता है, नाइट्रोजन रह सकता है, सल्फर रह सकता है, एक्स यानी हैलोजन भी हो सकता है। यहाँ एक्स का मीनिंग क्या है? एक्स को हम लोग क्या कहते हैं? हैलोजन कहते हैं। और हैलोजन किसको कहते हैं? समूह 17 का जो तत्व है, कौन कौन से तत्व है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इन 4 तत्वों को एक साथ क्या कहते हैं? हैलोजन समूह। तो एक पार्ट में क्या हो गया? कार्बनिक यौगिक, और दूसरा पार्ट क्या हुआ? अकार्बनिक यौगिक। तो जनरली माइंड में आएगा कि यही कुछ तत्व से ना कार्बनिक यौगिक बना हुआ है। कितना तत्व? कार्बन एक हो गया, एक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन 3, 4, 5 और 4 9। तो 9 10 से जो यौगिक बना है उसको हम कह रहे हैं कार्बनिक यौगिक। और शेष लगभग 100 तत्व से जो बना हुआ है उसको हम कह रहे हैं अकार्बनिक यौगिक। तो जनरली लग रहा है कि ये जो बंटवारा है सही नहीं हुआ। दोनों भाग समान समान होता तो पढ़ने में सुविधा होता, लेकिन ये जो भाग हमको छोटा लग रहा है, वास्तव में यही भाग जो है बड़ा है। तो क्यों बड़ा है? तो इसमें जो कार्बन है उस कार्बन के कुछ विशेष गुण के कारण इसके यौगिकों की संख्या बहुत ही अधिक होते हैं। किसके तुलना में ज्यादा होते हैं? अकार्बनिक के तुलना में। यही कारण है कि सुविधा के लिए, यानी कार्बनिक जो हम लोग ऑर्गेनिक बोल रहे हैं, तो अगर बहुत ज्यादा संख्या में यौगिक है तो उस यौगिक का नामकरण कैसे होगा, वो किस प्रकार का गुण प्रदर्शित करेगा। इस तरह सुविधा के लिए जो है केमिस्ट्री में 2 भागों में कंपाउंड को बांटा गया, एक ऑर्गेनिक और एक इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक वाला भाग में अगर यौगिक का संख्या देखा जाए तो वर्तमान समय में या ज्ञात यौगिकों की संख्या इसका 10 लाख से भी ज्यादा है। तो मन में एक सवाल आएगा कि इतना ज्यादा संख्या में यौगिक कार्बन क्यों बना पाते हैं? तो उसके बारे में हम लोग को देखना है कि कार्बन इतना ज्यादा संख्या में यौगिक क्यों बनाते हैं। तो अभी हम लोग ऑर्गेनिक वाला पार्ट यानी कार्बनिक वाला जो भाग है उसमें जो ये पहला चैप्टर है ये क्या है? कार्बनिक रसायन का नामकरण। यानी कार्बनिक रसायन कहने का अर्थ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो यौगिक मिलेगा उसका नोमेनक्लेचर यानी नामकरण कैसे करेंगे, तथा कुछ मूल सिद्धांत, उसमें कुछ जो है बेसिक कॉन्सेप्ट को हमको देना है कि बेसिक जो थ्योरी उसका है यानी कॉन्सेप्ट है कि कौन किसके साथ रिएक्शन करेगा, क्यों करेगा। ठीक है, रिएक्शन करने के लिए उसमें कौन बंध का लंबाई क्या होगा, उसका आकृति क्या होगा, ये सब के बारे में भी हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। तो हम लोग कार्बनिक यानी जो ऑर्गेनिक वाला भाग है, इस भाग में पहले अगर आपको डेफिनेशन पूछा जाए कि कार्बनिक यौगिक में, या इस तरह ही क्वेश्चन पूछ दे ऑब्जेक्टिव में, कार्बनिक यौगिक में निम्न में से कौन से तत्व मौजूद नहीं होते, तो कौन कौन से तत्व मौजूद होते हैं ये जानने से ही आपको मिल जाएगा कौन से तत्व मौजूद नहीं होते हैं। तो कार्बनिक यौगिक में मुख्य रूप से कार्बन उपस्थित होते हैं, साथ ही कार्बन के अतिरिक्त हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। ये हैलोजन में 4 तत्व आ गए, कौन कौन से? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन तथा आयोडीन। अब कार्बनिक यौगिकों की संख्या इतना ज्यादा क्यों हुआ? तो कार्बन में क्या है? कार्बनिक यौगिक में मौजूद कार्बन के पास एकल बंध या इंग्लिश में जिसको कहते हैं सिंगल बंध, यानी इस तरह कार्बन और कार्बन के बीच में एक गो बंध का निर्माण हो सकता है। साथ ही साथ द्विबंध
यानी कार्बन और कार्बन के बीच दो दो इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से इस तरह द्विबंध का निर्माण होता है। त्रिबंध यानी तीन गो बंध का भी वो निर्माण कर सकते हैं। इस तरह का कार्बन और कार्बन के बीच में तीन तीन इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से त्रिबंध का निर्माण होता है। साथ ही साथ ये श्रृंखला का निर्माण कर सकता है। वो श्रृंखला भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक सीधी श्रृंखला। सीधी श्रृंखला किसको कह रहे हैं? कि एक दूसरे के साथ जुटकर एक चेन का निर्माण करना। सीधी श्रृंखला यानी स्ट्रेट चेन, जिसमें कार्बन 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 इस तरह से जुड़े होते हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे? सीधी श्रृंखला। अब ये श्रृंखला में कार्बन परमाणु एक बंध के द्वारा भी रह सकता है, द्विबंध के द्वारा भी रह सकते हैं, त्रिबंध के द्वारा भी रह सकते हैं। सीधी श्रृंखला के अतिरिक्त इसमें शाखित श्रृंखला का भी निर्माण हो सकता है। शाखित श्रृंखला कहने का अर्थ क्या है? कि इसमें जो कार्बन का परमाणु है एक दूसरे के साथ इस तरह से जुड़े होने के साथ ही साथ साइड से भी इस तरह से जुड़े होते हैं, तब उस श्रृंखला को हम लोग क्या कहते हैं? शाखित श्रृंखला। तो कार्बन में इस तरह शाखित श्रृंखला बनाने का भी गुण होता है। साथ ही साथ वलय श्रृंखला। वलय श्रृंखला कहने का अर्थ है कार्बन के जो भिन्न भिन्न परमाणु है इस तरह से आपस में जुटकर एक रिंग का निर्माण कर सकते हैं। उस रिंग में कार्बन परमाणु का फिर भिन्न भिन्न संख्या होते हैं, 4 भी होते हैं, 5 भी, 6 भी। तो इस तरह वलय श्रृंखला का निर्माण कर पाते हैं। और इन्हीं सब गुणों के कारण कार्बनिक यौगिकों की संख्या बहुत ही अधिक है। तो क्या मिल गया कारण? एकल बंध, द्विबंध, त्रिबंध का निर्माण करना, सीधी श्रृंखला का निर्माण करना, शाखित श्रृंखला का निर्माण करना, साथ ही साथ वलय श्रृंखला का निर्माण करना। इन गुणों के कारण कार्बनिक यौगिकों की संख्या बहुत अधिक है। अब देखिए कुछ क्वेश्चन माइंड में शायद इस तरह आएगा कि कार्बन और कार्बन के बीच एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हुआ तो एकल बंध हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हुआ तो द्विबंध बना। कार्बन के संयोजी कक्षा में होते कितने इलेक्ट्रॉन? तो कार्बन के संयोजी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये अपना अष्टक पूरा करना चाहते हैं। तब क्या दूसरे कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन के साथ साझा करके भी ये अपना अष्टक पूरा कर सकते हैं? जैसे नाइट्रोजन में होता है, नाइट्रोजन के बाहर 5 इलेक्ट्रॉन है, दूसरा नाइट्रोजन इसका भी 5 इलेक्ट्रॉन है, 3-3 का साझा कर लेता है तो क्या होता है? इसमें इसका अष्टक पूरा हो जाता है। तो क्या कार्बन और कार्बन के बीच भी 4-4 इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से क्या अष्टक पूर्ण हो सकता है, अर्थात उत्कृष्ट गैस का विन्यास क्या ये प्राप्त कर सकता है? तो यहाँ पर आंसर आता है नहीं। तो जरूर मन में क्वेश्चन आएगा कि 4-4 इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से भी जब अष्टक पूरा हो तो ऐसा क्यों नहीं हो पाता? क्यों नहीं 4 बंध का निर्माण होता? या वो द्विबंध का निर्माण कैसे करता है, त्रिबंध का निर्माण कैसे करता है, या एक दूसरे के साथ इस तरह क्यों जुट पाते हैं, या इस तरह जुटकर फिर एक आपस में रिंग का निर्माण क्यों करते हैं? तो ये सारा क्वेश्चन जितना भी आपका मन में आ रहा, 4 बंध क्यों नहीं बनाता है, द्विबंध कैसे बनता है, त्रिबंध कैसे बनता है, इसमें बंध का लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कौन सा बंध का लंबाई ज्यादा होगा, कौन सा कम होगा, ये सब का व्याख्या करने के लिए हम लोग को जरूरत पड़ेगा किस टॉपिक का? संकरण यानी हाइब्रिडाइजेशन। ये हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है? तो ये आपको ऑर्गेनिक के साथ साथ इनऑर्गेनिक में भी संकरण मिलेगा। तो संकरण को हम लोग कैसे, ये क्या है? तो संकरण क्या है? एक लॉजिकल कॉन्सेप्ट अर्थात एक तर्क है। इस तर्क का उपयोग करके हम लोग ये व्यक्त कर सकते हैं कि कार्बन कार्बन के बीच जो बंध का निर्माण, उस बंध में समान गुण कहां से आए, उस समान गुण को व्यक्त करना। द्विबंध का निर्माण कैसे हुआ, त्रिबंध का निर्माण कैसे हुआ, ये सबको भी हम लोग व्यक्त कर सकते हैं। तो ये संकरण है क्या? तो संकरण का डेफिनेशन हो गया आपका इसी तरह, एक ही तत्व के 2 या 2 से अधिक
मतलब मिनिमम कितना का जरूरत है, 2 का, उससे ज्यादा भी हो सकता है, 2 या 2 से अधिक कक्षक। कौन सा कक्षक? कक्षक किसे कह रहे हैं, याद आ रहा? वो जो उपकोष हम लोग पढ़े थे, एस उपकोष, पी उपकोष, उस पी उपकोष का भाग जिसमें इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित होते हैं उसी को कक्षक कहते हैं। जैसे पी उपकोष में कितने कक्षक होते हैं, 3। एस उपकोष में कितने कक्षक होते हैं, 1। तो एक ही तत्व के 2 या 2 से अधिक कक्षक जिसकी ऊर्जा लगभग समान, जिसकी ऊर्जा क्या हो, लगभग समान हो, मतलब बहुत समान होने से भी नहीं होगा और बहुत ज्यादा का अंतर होने से भी नहीं होगा, जिसकी ऊर्जा लगभग समान हो, आपस में सम्मिलित होकर, किसमें, आपस में, यानी हम लोग क्या बोले हैं, 2 या 2 से अधिक कक्षक, 2 भी हो सकता है, 2 से ज्यादा भी हो सकता है। तो वो जो कक्षक है आपस में सम्मिलित होकर, मतलब मिलकर, उतने ही संख्या में, कहने का अर्थ क्या है, जितना संख्या में, जैसे 2 भाग लिया है तो 2 से ज्यादा 3 भाग लिया है तो 3, उतने ही संख्या में समान ऊर्जा व आकृति वाले, समान ऊर्जा तथा आकृति, मतलब जिसका ऊर्जा भी समान होगा और उसका आकृति भी समान होगा, समान ऊर्जा तथा आकृति वाले नए कक्षक, जो कक्षक बनेगा किसके पश्चात, मिलने के पश्चात, आकृति वाले नए कक्षक का निर्माण करते हैं। जिसे क्या कहते हैं, संकर कक्षक, जिसे क्या कहते हैं, संकर कक्षक, इंग्लिश में जिसे हाइब्रिड ऑर्बिटल। तथा इस प्रक्रिया को संकरण कहते हैं। तथा ये जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, इस प्रक्रिया को ही क्या नाम देते हैं, संकरण कहते हैं। चलिए, तो ये संकरण का डेफिनेशन हुआ। अब इस डेफिनेशन के आधार पर हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट निकालेंगे इससे कि संकरण किसमें हो सकता है, किसमें नहीं हो सकता। तो संकरण तभी हो पाएगा जब क्या होगा, 2 या 2 से अधिक कक्षक होंगे और उन कक्षक का ऊर्जा भी क्या होंगे, लगभग समान होंगे। एग्जैक्टली समान होने से नहीं होगा, लगभग समान होंगे। वो आपस में मिलेगा और मिलने के बाद एक नया कक्षक का निर्माण करेगा। उस नया कक्षक जितना तो बनेगा उसका गुण क्या होगा, संकर कक्षक जो बनेगा उसका गुण एक समान होगा। अगर 4 गो बना है तो चारों का गुण एक समान होगा, चारों का शेप भी एक समान होगा, और उस कक्षक को क्या कहते हैं, संकर कक्षक। और ये जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संकर। अब आगे हम लोग को ये देखना है कि जो कार्बनिक यौगिक है उसमें कितने प्रकार के संकरण होते हैं। तो कार्बनिक यौगिक की स्थिति में 3 ही प्रकार के संकरण होते हैं, और उस संकरण को समझने के लिए आपको कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से होते हुए आना पड़ेगा। तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, तो कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसके लिए आपको जरूरत पड़ेगा पहले कार्बन का परमाणु संख्या। तो कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है, 6, 1s2 2s2 2p2। इसमें से देखिए ये जो पहला कक्षा है, ये कक्षा भरा हुआ है क्योंकि पहले कक्षा में 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं नाभिक के बाद, और इसका 2 पूरा हो गया, इसलिए ये तो कभी भी बंध के निर्माण में भाग नहीं लेगा। तो कौन कौन भाग लेगा, 2s में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2। व्यवस्था को हम लोग प्रदर्शित करेंगे इस तरह से, रिवर्स साइन, एक क्लॉकवाइज तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। और 2 का जो p है उसमें फिर 3 कक्षक है, 3 में से 2 इलेक्ट्रॉन है, पहला 2 को भरा हुआ है।
अब एक लॉजिक सेट होगा कि कौन से कक्षक भाग लेते हैं संकरण में। तो संकरण में यहां पर देखेंगे तब तो दो ही वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन का साझा करके ही तो कार्बन का पूरा हो जाता है कक्षक या युग्मित हो जाता है। तो कार्बन 4 को बंद कैसे बनाता है? दो ही ना इलेक्ट्रॉन सिंगल सिंगल है, तो दो इलेक्ट्रॉन एक एक करके साझा किया, एक हाइड्रोजन यहां पर, एक हाइड्रोजन इसके साथ साझा किया, तब तो इसका जोड़ा बन गया। तो इसे 4 संयोजकता कैसे प्रदर्शित करता है? तो सामान्य अवस्था में कार्बन के पास दो ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसलिए हम लोग कार्बन का जब कोई यौगिक बनता है तो सामान्य अवस्था में जो कार्बन है उसके द्वारा नहीं बनता है, उसको पहले उत्तेजित करना पड़ता है, यानी बाहर से हम लोग ऊर्जा देते हैं, और ऊर्जा देने से क्या होता है, उसका इलेक्ट्रॉन का व्यवस्था में परिवर्तन होता है। सामान्य अवस्था में, अब ये देख रहे हैं उत्तेजित अवस्था में कार्बन का इलेक्ट्रॉन, तो ये 2s में जो इलेक्ट्रॉन जोड़ा के रूप में है, तो दो इलेक्ट्रॉन है, इसका ऋणावेश है, विकर्षण होगा। विकर्षण को कम करने के लिए चाहेगा कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन को भेज दे, क्योंकि ये खाली कक्षक है। लेकिन हम लोग जानते हैं 2s से 2p का ऊर्जा ज्यादा होता है, तो क्या इलेक्ट्रॉन स्वतः इससे जा पाएगा? नहीं, तो हमको बाहर से एनर्जी देना पड़ेगा, यानी उसको गर्म किया जाता है, तब 2s से एक इलेक्ट्रॉन किसमें पहुंच जाते हैं, 2p में, और तब नया व्यवस्था कैसा हो जाता है, 2s जो उपकोष है उसके कक्षक में एक ही इलेक्ट्रॉन रहते हैं, और 2 का जो p उपकोष है उसके 3 कक्षक में एक एक करके 3 इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित हो जाते हैं। और संकरण के लिए कौन कौन भाग ले सकते हैं, एक s और एक p कक्षक भी भाग ले सकते हैं, क्योंकि डेफिनेशन तो ही बोल रहा है दोनों का ऊर्जा लगभग समान भी है, क्यों, क्योंकि ये भी 2 का है, ये भी 2 का है, एक s और एक p भाग लिया, तो कौन सा संकरण होगा, sp। एक s और 2 को p कक्षक अगर भाग लेते हैं तब उस संकरण को हम लोग कहेंगे sp2 संकरण। इसी तरह एक s और p का 3 कक्षक अगर भाग लेते हैं तब इस संकरण को कहेंगे sp3 संकरण। इस तरह से भिन्न भिन्न प्रकार के संकरण पाए जाते हैं। अब माइंड में आएगा यही 3 प्रकार हो सकते हैं या 2 p कक्षक अगर आपस में मिलते हैं, क्योंकि आप डेफिनेशन बोले 2 या 2 से अधिक कक्षक, तो इस तरह से हम ये भी तो कह सकते हैं तब कि उस 3 के अतिरिक्त 2 p कक्षक आपस में मिलेगा तो p2 संकरण होगा, लेकिन नहीं, यह संभव नहीं। क्यों नहीं है, देखिए आगे आइए। अधिक कक्षक जिसकी ऊर्जा लगभग समान और p उपकोष के जितने भी कक्षक होते हैं सब कक्षक का ऊर्जा एक समान होता है, तो एक समान ऊर्जा वाले में नहीं होते हैं, क्या होते हैं, लगभग समान ऊर्जा वाले कक्षक के बीच संकरण होते हैं, इसलिए सिर्फ p2 संकरण संभव नहीं होगा। तो आपको क्या चाहिए कि एक s के साथ एक p मिलकर हो सकता है, एक s के साथ 2p और एक s के साथ 3p, अर्थात कार्बन में 3 ही प्रकार के संकरण संभव है, sp, sp2 और sp3। अब एक एक करके उसके बारे में हम लोग डिटेल्स में देखेंगे नेक्स्ट क्लास में कि sp3 संकरण होगा, कैसा आकृति होगा, कौन सा बंध बनाएगा, एकल बंध, द्विबंध, त्रिबंध, इसके बारे में डिटेल्स में हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।